आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, अगर एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसके क्या फ़ॉल्ट होते हैं। वैसे तो एयर कंडीशनर जब कूलिंग नहीं कर रहे होते हैं तो उसके अलग अलग रीजन होते हैं, जिसमें से एक रीजन ऐसा भी होता है कि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन होता है। आज हम इस वीडियो में कंप्रेसर पंपिंग डाउन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कंप्रेसर का अगर पंपिंग फेल है, पंपिंग डाउन है, पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। आप इस तरह से देख सकते हैं, कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन है तो आप कैसे पहचान कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक हमारे सिलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए पॉइंट की बात करते हैं कि कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन है तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपके एयर कंडीशनर में फ़ॉल्ट क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो कूलिंग नहीं होगा, एयर कंडीशनर सिस्टम कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि सक्शन उसका खींच नहीं पाएगा। तो कूलिंग कहाँ से करेगा, सक्शन नहीं आएगा, उसका रिटर्न नहीं आएगा। जो मोटा पाइप होता है सक्शन लाइन का वो हमारा चिल्ड नहीं होगा, जो ठंडा नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगा एयर कंडीशनर सिस्टम, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, कूलिंग नहीं करेगा। तो वहाँ पर सबसे पहला रीज़न कूलिंग नहीं करेगा। फिर आपको देखना है कि आपके सक्शन लाइन में जो मोटा पाइप होता है उस पर आइस जमता है, बर्फ़ जमता है उस पर। अगर पंपिंग डाउन होता है तो आप ऊपर से इतना देख करके पहचान सकते हैं कि वहाँ पर सक्शन लाइन में आइस जमेगा और कंप्रेसर जल्दी जल्दी गर्म होगा, हीटअप होगा कंप्रेसर। और हाथ लगा करके जब देखेंगे कि जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन जो होता है, डिस्चार्ज लाइन हल्का सा हीट होता है। जो पतला पाइप होता है उसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन। और जो मोटा पाइप होता है आप देख सकते हैं इस तरह से, जो मोटा पाइप होता है, दो पाइप होते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में, दो पाइप होते हैं आउटडोर के साथ में, जो कि एक पाइप जो पतला पाइप होता है वो लिक्विड लाइन होता है, डिस्चार्ज लाइन, और जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन होता है, जो रिटर्न लाइन होता है उसे कहते हैं रिटर्न। कुछ लोग रिटर्न कहते हैं, कुछ लोग सक्शन लाइन कहते हैं, कुछ लोग जो बैक प्रेशर आता है वो उसे कहते हैं कि मोटा पाइप वो सक्शन लाइन होता है। जो कि मोटा पाइप ठंडा होना चाहिए और पतला पाइप जो है वो डिस्चार्ज लाइन है, वो हल्का सा हीट होना चाहिए। जो कि सक्शन अगर उसका पंपिंग अगर फेल रहेगा, पंपिंग डाउन रहेगा, तो वहाँ पर मोटा पाइप ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। पाइप वो ठंडा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल एयर कंडीशनर नहीं चल रहा होता है उस तरह से नॉर्मल रहेगा। लिक्विड लाइन गर्म भी नहीं होगा, वो भी नॉर्मल रहेगा, और सक्शन लाइन जो है वो भी नॉर्मल रहेगा, चिल्ड नहीं होगा। ये तो ऊपर का हो गया कि ऊपर से देख करके आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको बारी बारी से आपका जो टूल्स होता है उससे कैसे चेक करना होता है। टूल्स के द्वारा जैसे हो गया गेज लगा करके, एम्पियर क्लैमीटर लगा करके, उसे कैसे चेक करना होता है। तो हम रेफ्रिजरेंट कहाँ से चेक करते हैं, सक्शन प्रेशर हम कहाँ से चेक करते हैं। जो मोटा पाइप होता है वहीं से हम सक्शन लाइन में गेज को जॉइंट करते हैं और वहीं से हम अपना प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर होता है, वहीं से हम उसे नापते हैं। तो इस तरह से हम नाप सकते हैं कि सक्शन लाइन में कितना प्रेशर होता है। वहाँ पर हम सक्शन लाइन में उसे गेज लगाएंगे। गेज लगाने के बाद वहाँ पर सिस्टम को स्टार्ट करना होता है। सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि सक्शन लाइन में कितना प्रेशर बता रहा है। अगर बात करते हैं रेफ्रिजरेंट R22 की अगर बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, R22 में 60 का प्रेशर होता है सक्शन प्रेशर, 150 का प्रेशर होता है स्टैंडिंग प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 से 350 PSI के आसपास उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। तो इस तरह से प्रेशर अगर चेक करते हैं तो इस तरह से बताएगा। लेकिन अगर पंपिंग वहाँ पर फेल होगा तो वहाँ पर कितना प्रेशर बताएगा, ये समझना चाहिए।
अब किलोमीटर हमने लगा रखा है, किलोमीटर की तो बाद में बात करेंगे कि किलोमीटर में कितना बताएगा। तो सक्शन प्रेशर वो हमारा बताएगा। अगर पंपिंग फेल रहेगा तो 60 का प्रेशर बता रहा है वहाँ पर, 150 से 150 PSI वहाँ पर सक्शन प्रेशर बताएगा। सक्शन प्रेशर क्योंकि वहाँ पर पंपिंग फेल हो चुका होता है, जो पिस्टन होता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट को रोक करके रखता है इस तरह से, जब सिस्टम को हम बंद करते हैं तो एक तरफ से पिस्टन उसका होता है धक्का मारता है, इस तरह से धक्का मारता है, और एक तरफ से पिस्टन जब खींचता है तो रेफ्रिजरेंट निकलता है उसी रास्ते से, एक ही रास्ता होता है। तो पिस्टन के बगल से उसका स्लिप उसका कट जाता है, जगह बन जाता है उसमें, जो कि पिस्टन रेफ्रिजरेंट को रोक नहीं पाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से वो जो पिस्टन चल रहा है, पिस्टन रोक नहीं पाता है रेफ्रिजरेंट को, और रेफ्रिजरेंट बाहर आ जाता है। इसलिए सक्शन लाइन में भी 60 का प्रेशर होना चाहिए, 70 का प्रेशर होना चाहिए। वहाँ पर 120 से 150 PSI सक्शन प्रेशर बताएगा, जो कि नहीं बताना चाहिए इतना प्रेशर। अब बात करते हैं डिस्चार्ज प्रेशर की, जो कि डिस्चार्ज प्रेशर हमारा 250 से 300 PSI बताना चाहिए। वो प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, यानी सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों सेम हो जाएगा। 150 PSI ये भी बताएगा, 150 या फिर 150 PSI, 160 PSI डिस्चार्ज प्रेशर भी बताएगा, जो कि डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 PSI होना चाहिए। और सक्शन लाइन का प्रेशर उसका होना चाहिए 60 PSI से 70 PSI, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका प्रेशर है 150 PSI सक्शन प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर भी 200 PSI या फिर 150 PSI डिस्चार्ज प्रेशर भी है। तो इस तरह से फॉल्ट को हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा सिस्टम कंप्रेसर हमारा पंपिंग फेल हो चुका है। ऐसा पंपिंग फेल हुआ कंप्रेसर नहीं चलता है कभी भी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम बाद में लास्ट में प्लस पॉइंट में बात करेंगे कि अगर कंप्रेसर का पंपिंग अगर फेल है तो कितना फेल है तो कंप्रेसर चल जाएगा, लास्ट में हम बात करेंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये तो हो गया हमारा प्रेशर। अब हम बात करते हैं कि किलोमीटर में क्या बताएगा। अगर मानिए 1.5 टन का विंडो एयर कंडीशनर या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर है, वहाँ पर 9 एम्पियर से 11 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर से 10 एम्पियर जितना बता रहा है सिस्टम में, जितना लिखा होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग एम्पियर होता है, एम्पियर सेट किया जाता है अलग अलग, कि कौन सी कंपनी का एयर कंडीशनर सिस्टम वो कितना एम्पियर लेगा, कितना प्रेशर होगा। रेफ्रिजरेंट अलग अलग रेफ्रिजरेंट के अलग अलग प्रेशर होते हैं, अलग अलग एम्पियर होते हैं। तो अगर R22 की बात की जाए, अगर 9 एम्पियर से 11 एम्पियर ले रहा है सिस्टम नॉर्मली, तो वहाँ पर अगर पंपिंग फेल रहेगा, पंपिंग उसका ख़त्म हो जाएगा, तो कितना एम्पियर लेगा। वहीं पर वही कंप्रेसर 4 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर लेने लगेगा। एम्पियर बिल्कुल कम हो जाता है, और सक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डिस्चार्ज प्रेशर बहुत कम हो जाता है अगर पंपिंग फेल होता है तो इस तरह से एम्पियर, अगर 6 से 8 एम्पियर है तो वहाँ पर 2 एम्पियर बताएगा, अगर 9 से 11 एम्पियर है तो वहाँ पर 4 एम्पियर बताएगा, अगर 9 से 13 15 एम्पियर है तो वहाँ पर 6-5 के एम्पियर के आसपास बताएगा। मतलब एम्पियर बहुत कम हो जाता है कंप्रेसर का। ये होता है पहचान करने का तरीका कि हमारा कंप्रेसर पंपिंग फेल हो चुका है। अब कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक किया जाता है, प्रैक्टिकल मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लस पॉइंट में, कि प्लस पॉइंट कि कंप्रेसर का पंपिंग कितना फेल होगा तो चलेगा। अगर मानिए कंप्रेसर का पंपिंग आप चेक कर रहे हैं, और जो उसके गेज की सुई है, गेज की सुई बहुत तेज़ी से अगर नीचे गिर रही है, मतलब 1 मिनट में या फिर 2 मिनट में अगर सुई पूरी नीचे गिर जाती है, तो ऐसा सिस्टम चलने के काबिल नहीं होता है, ऐसा कंप्रेसर चलने के काबिल नहीं होता है। और अब बात करते हैं कि कौन सा कंप्रेसर चल जाता है। अगर मानिए आपने प्रेशर दे करके होल्ड किया हुआ है, और कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे अगर लग गया है प्रेशर को पूरा निकलने में, यानी कि सुई, जो गेज की सुई है बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है,
तो समझ जाइए कि ऐसा कंप्रेसर चल जाएगा, हम चला सकते हैं। बस उसका कैपिलरी और फिल्टर आप चेंज कर दें, पूरी कंडेंसर और कूलिंग कॉइल को फ्लश कर दें, तो ऐसा सिस्टम, ऐसा कंप्रेसर चल जाएगा, आप चला सकते हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से अगर सुई नीचे आ रही है तो ऐसा कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका पिस्टन, उसका जो होल्ड करता है रेफ्रिजरेंट को, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा कंप्रेसर कभी भी नहीं चल पाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने, लास्ट में फिर बताना चाहूँगा हमेशा की तरह, कि अगर आपने अभी तक हमारे S11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक।